हेलो फ्रेंड्स, टुडे जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं वो द हिंदू अगस्त 24 को पब्लिश हुआ है। इस आर्टिकल का टाइटल है थिंकिंग थ्रू द नेपाल पॉलिसी और इट इज़ रिटन बाय श्याम सरन। श्याम सरन इज ए फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी एंड सीनियर फेलो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। ही वाज इंडियाज एम्बेसडर टू नेपाल इन 2002 एंड टू 2004। सो अगेन ये जो आर्टिकल लिखा गया है, जो अभी डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया और नेपाल का बाउंड्री को लेके, जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है उसके बारे में ऑथर का ने अपना ओपिनियन दिया है। और बेसिकली एक जो अभी आर्टिकल कुछ दिनों पहले हिंदू में पब्लिश हुआ था नेपाली जर्नलिस्ट मिस्टर दीक्षित के द्वारा, तो उसके रिस्पांस में भी ये आर्टिकल को देखा जा सकता है। तो अगर हम देखें कि नेपाल और इंडिया के बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट है, जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, उसका ओरिजिन क्या है, तो हम देखते हैं कि द ट्रीटी ऑफ सगौली जो कि 1816 में की गई थी, और उसने उस ट्रीटी में काली रिवर को कंसीडर किया गया था बाउंड्री बिटवीन द टू कंट्री इन द वेस्टर्न सेक्टर ऑफ द बाउंड्री। तो काली रिवर जो कि एक जियोग्राफिकल फीचर है, उसको बाउंड्री माना गया था वेस्टर्न सेक्टर में इंडिया और नेपाल के बीच में। लेकिन कोई इसके इस ट्रीटी के साथ में कोई मैप अटैच नहीं किया गया था। लेकिन एक डिस्प्यूट चल रहा था, देयर वाज अ माइनर डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग सम 35 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ टेरिटरी अराउंड द काला पानी स्प्रिंग। ये ट्रीटी के बाद एक पर्टिकुलर लोकेशन में जो कि काला पानी स्प्रिंग के अराउंड में है और काफ़ी छोटा सा एरिया है, अराउंड 35 स्क्वायर किलोमीटर, उसको लेके एक डिस्प्यूट भारत और नेपाल के बीच में बना हुआ था। अच्छा, इसकी काफ़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्योंकि जैसा जब ब्रिटिश सर्वे हुआ डिमार्केशन का बाउंड्रीज के बीच में, तो from British survey onwards it was consistently shown that India-Nepal border heading due north of Kalapani Spring to a few kilometer east of Lipu Lake Pass। तो ये एक सर्वे में ये बात शुरू से थी कि जो नेपाल इंडिया का जो बॉर्डर है वो हेडिंग कर रहा है कालापानी स्प्रिंग के नॉर्थ में, and that too only a few kilometers of east of Lipu Lake Pass। बट यहाँ पर ये जो एक लिमिटेड टेरिटोरियल डिस्प्यूट था, इसको नेपाल ने उस टेरिटरी को एक्सटेंड कर दिया। नाउ नेपाल क्लेम कर रहा है कि नाउ नेपाल इज क्लेमिंग दैट द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द कालापानी रिवर rises east of the Lipu Lake Pass from Limpi-Yadhura ridge line and hence should serve as a border with Nepal। So here यहाँ देखने वाली बात ये है कि जो पर्टिकुलर एरिया जो कि ईयरमार्क था इंडिया और नेपाल की बाउंड्री के लिए, एंड दैट एरिया हैज सम डिस्प्यूट रनिंग बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, उसके ज्योग्राफिकल एरिया को नेपाल ने एक्सटेंड किया। और उसको एक्सटेंड करने के लिए नेपाल ने जो रिवर है उसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है उसको उसके आधार पे अपना क्लेम बनाया, क्योंकि वो रिवर जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में एज ए बाउंड्री काम कर रही थी, उसको उसके ट्रिब्यूटरी को मेन ट्रिब्यूटरी को नेपाल ने बाउंड्री बनाने के लिए अटेम्प्ट किया। और उसकी वजह से जो एरिया नेपाल क्लेम करता है दैट हैज एक्सटेंडेड एंड it is now claiming 400 square kilometer of India in this geographical area। और ये चीज नेपाल क्लेम करने के पीछे अपने कुछ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट
मैप प्रस्तुत कर रहा है टू सपोर्ट इट्स क्लेम। और जो अभी वर्तमान में जो भारत और नेपाल के बीच में जो मैप है, जो बाउंड्री डिमार्केशन है, जो कि मोर देन 100 ईयर से चला आ रहा है, उसको नेपाल कह रहा है कि ये बेसिकली कार्टोग्राफिक चेशनरी थी टू शिफ्ट द सोर्स ऑफ काली रिवर टुवर्ड द ईस्ट। तो उसके लिए नेपाल का कहना यह है कि एक कार्टोग्राफिक बेसिकली मैनिपुलेशन किया गया है, जिसमें कि काली रिवर को ईस्ट की तरफ, सोर्स ऑफ काली रिवर टुवर्ड्स द ईस्ट शोन किया गया है। तो ये हम देखते हैं कि एक बैकग्राउंड है, ठीक है। अब इसको लेके ऑथर का कहना है कि जो नेपाल है was always a independent country in British time also. At that time, Nepali kings supported East India Company to suppress Indian revolt of 1857. और with support of Nepal, Nepali armies 1857 में किस तरीके से भारत में जो फर्स्ट रिवोल्ट था स्वतंत्रता के लिए, उसमें किस तरीके से हजारों लोगों की हत्याएं की गई, उसके लिए ऑथर नेपाल के सपोर्ट को, जो नेपाल ने सपोर्ट दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसके लिए ब्लेम करता है। और ऑथर कहता है कि ये जो नेपाली सरकार ने, उस समय जो किंगडम था, उसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो भारत में रिवोल्ट है 1857 का, उसको सप्रेस करने में जो मदद दी, उसके रिवार्ड में इंडियन टेरिटरी, जो कि तराई रीजन है नेपाल का, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल को सौंपा, अगेन थ्रू द ट्रीटी ऑफ 1861, ट्रीटी ऑफ सुगौली। तो जो नेपाल का तराई रीजन है वो आज अर्लियर पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, and as a reward East India Company handed over that territory to Nepal for its support of in suppressing 1857 revolt. That is the claim made by the author. और ऑथर का ये भी कहना है कि कोई इतने सालों में more than 100 years of after boundary demarcation by British surveyor, नेपाल ने ये मैटर कभी भी रेज नहीं किया। देयर वाज नो रिकॉर्ड ऑफ ए क्लेम बीइंग रेज्ड एट एनी पॉइंट अबाउट द टेरिटरी। तो जो अभी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और जो नेपाल ने उस टेरिटरी को एक्सटेंड किया है, अपना जो क्लेम जियोग्राफिकल एरिया को एक्सटेंड किया है, इसका हम भारत और नेपाल के हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड हैं उसमें हम कहीं भी मेंशन नहीं पाते हैं। इवन जब 1969 में द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल डिमांडेड दैट इंडिया वैकेट मिलिट्री पर्सोनेल मैनिंग 17 नेपालीज विलेज अलोंग नेपाल तिब्बत बॉर्डर। तो 1969 में जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इंडिया को अपने मिलिट्री पर्सनल नेपाली विलेज से, जो कि 17 विलेज थे अलोंग इंडो नेपाल तिब्बत बॉर्डर, वहां से हटाने के लिए कहा। उस समय जो 17 विलेज के नाम बताए गए थे, उसमें लिपू लेक और काला पानी मेंशन्ड नहीं था। और अभी जबकि लिपू लेक और काला पानी नेपाल में अपना क्लेम करता है, अपनी टेरिटरी के तौर पे क्लेम करता है, तो ऑथर ये क्वेश्चन कर रहा है कि जब 1969 में भारत उस समय भी लिपू लेक और काला पानी में था, उस समय जब नेपाली प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन आर्मी को हटने के लिए कहा, तो उस समय लिपू लेक और काला पानी को उन 17 विलेज में क्यों इंक्लूड नहीं किया? दिस इज द क्वेश्चन रेज्ड बाय द ऑथर। ऑथर का यह भी कहना है कि जो इंडियन मिलिट्री पर्सनल को नेपाल ने बॉर्डर से हटने के लिए कहा, चाइना बॉर्डर से हटने के लिए कहा, वो बेसिकली चाइना को खुश करने के लिए कहा गया।
तो जो कि अर्लियर जो हमने देखा है कि जो एक आर्टिकल नेपाली सिटीजन द्वारा लिखा गया था, जिसमें नेपाल के कंसर्न को बताया गया था कि वो किस तरीके से इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर सेंसिटिव है। तो यहाँ ऑथर उनके इस क्लेम को नहीं मानता है, और ऑथर का ये मानना है कि बेसिकली वो इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से नहीं किया गया था, बल्कि वो चाइना को खुश करने के लिए नेपाल ने भारत के सैनिकों को बॉर्डर इलाका से हटने के लिए कहा था। और ऑथर का ये भी कहना है कि चाइना ने एटलीस्ट फ्रॉम 1954 ऑनवर्ड्स हैव एक्सेप्टेड लिपू लेक पास एज बीइंग इंडियन टेरिटरी। तो चाइना भी इस चीज को मानता है कि जो लिपू लेक पास है वो इंडियन टेरिटरी है। ऑथर का ये भी कहना है कि एनी टॉक ऑन काला पानी इश्यूज शुड बी लिमिटेड टू द एरिया विच वाज द ओरिजिनल सब्जेक्ट फॉर निगोशिएशन। तो ऑथर का ये कहना है कि जो नेपाल के द्वारा जो डिस्प्यूटेड एरिया को एक्सटेंड करने का जो अटेम्प्ट किया जा रहा है उसको इंडिया को नहीं मानना चाहिए, और जो कि अर्लियर जो एक डिस्प्यूटेड एरिया था अराउंड 35 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का, उस पे ही अपने टॉक को, अपने ही निगोशिएशन को लिमिट करना चाहिए, क्योंकि यूनिलेटरली नेपाल ने वो डिस्प्यूटेड एरिया एक्सटेंड कर दिया, और इस तरीके से जो एनी यूनिलेटरल चेंज इन मैप विल क्रिएट अ वेरी बैड प्रेसिडेंट फॉर बॉर्डर मैनेजमेंट विथ अदर कंट्री आल्सो। सो इंडिया का जो अभी पर्टिकुलरली चाइना के साथ में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, अगर इंडिया नेपाल को ये अलाउ करता है कि इस तरीके से वो यूनिलेटरली अपने मैप को चेंज कर दे या अपने टेरिटोरियल क्लेम को बढ़ा दे, तो ये भारत को कि जो दूसरे नाइबरिंग कंट्री के साथ में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके लिए एक बैड प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेगा। तो इंडिया शुड नॉट एक्सेप्ट एंड अलाउ नेपाल टू क्रिएट ए न्यू नॉर्मल। ऑथर का ये भी कहना है कि इस तरीके से यूनिलेटरली अपने बॉर्डर को, अपने मैप को चेंज करने से दिस विल क्रिएट ए नेशनल बाउंड्री अनस्टेबल एंड शिफ्टिंग एंड विल क्रिएट ए कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन। तो इस वजह से ऑथर का ये कहना है कि हमें नेपाल के जो इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, हमें ओरिजिनल जो डिस्प्यूट था अराउंड 35 स्क्वायर किलोमीटर का उसी में निगोशिएट करना चाहिए, और इस तरीके से हम किसी भी यूनिलेटरली अपने डिस्प्यूट में किसी भी कंट्री को अपने मैप को अल्टर करने का और उसके बेस पे निगोशिएशन करने का परमिशन नहीं दे सकते। लेकिन इसके साथ ही जो इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप में जो खटास आई है उसको दूर करने का भी प्रयास किया जा रहा है। इस लाइन में जो वहाँ के नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, उन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर को 15 अगस्त के समय ग्रीटिंग्स के लिए फ़ोन भी किया, और इसके बाद 17 अगस्त ऑनवर्ड्स हम देखते हैं कि इंडिया नेपाल जॉइंट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग हुई है। और इंडिया के जो रिलेशनशिप हैं वो बेसिकली, जो कि नेपाली ऑथर के द्वारा भी बोला गया है कि इंडिया नेपाल रिलेशनशिप आर मोस्ट एग्जाम्पलरी इंटर स्टेट रिलेशनशिप इन द साउथ एशिया, और उसके बेस में जो है वो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप है, जो कि इस पूरे एग्जाम्पलरी रिलेशनशिप के फाउंडेशन है। तो इंडिया शुड मेंटेन दैट फाउंडेशन ऑफ पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, और हमें एक तरीके से जो इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप हैं इसको साउथ एशिया में जो एक रीजनल ग्रुपिंग के लिए एक मॉडल के तौर पे यूज करना चाहिए। और हमारे जो नेपाल के साथ में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसमें कोई न्यू वेरिएबल्स, कोई न्यू नॉर्मल्स क्रिएट करने की अनुमति नहीं देना चाहिए, और हमें अपने डिस्प्यूट नेपाल के साथ में
जो ओरिजिनल डिस्प्यूट है उसी पे फोकस करके उसे नेगोशिएट करके उसे रिजॉल्व करना चाहिए. So this concludes the analysis of first article. Second article which I am analyzing is again published on Hindu August 24th. The title of the article is More Evidence of India's Food Insecurity. It is written by Vaishali Bansal, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं एट द सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी. तो ये आर्टिकल बेसिकली जो फूड सिक्योरिटी है और उसको लेके किस तरीके से सर्वे किया जाता है और उस सर्वे से क्या बातें निकल के आती हैं और किस तरीके से जो अभी जो कंडीशन है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है और जो कोविड सिचुएशन है उसकी वजह से किस तरीके से फूड इनसिक्योरिटी बढ़ी है, लोगों में कुपोषण बढ़ा है, उसके बारे में ये आर्टिकल डिस्कस करता है. तो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, ये एक बेसिकली जो है एक रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, SOFI रिपोर्ट. सो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड एक रिपोर्ट पब्लिश करता है. SOFI रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एनुअली and is most authoritative evaluation of hunger and food insecurity in the world. तो हम देखते हैं कि SOFI रिपोर्ट जो कि एनुअली पब्लिश होती है और ये एक तरीके से काफ़ी ट्रस्टवर्थी अथॉरिटेटिव रिपोर्ट है जो कि इवेलुएट करती है हंगर को, फूड इनसिक्योरिटी को अक्रॉस द वर्ल्ड. और ये रिपोर्ट हर साल एनुअली पब्लिश होती है. सिंस 2017 SOFI present two key measures of food insecurity. First is the conventional measure called the prevalence of undernourishment, POU, and the second measurement is a new measure called the prevalence of moderate and severe food insecurity, PMSFI. तो हम देखते हैं कि SOFI रिपोर्ट पब्लिश करती है एनुअली और जो कि काफ़ी ट्रस्टवर्दी है, अथॉरिटेटिव है और ये रिपोर्ट इवेलुएट करती है पूरे वर्ल्ड के में जो हंगर या फूड इनसिक्योरिटी की सिचुएशन को. और इस रिपोर्ट में दो बेसिकली टू की मेजर्स होते हैं. पहला जो मेजरमेंट होता है वो होता है प्रिवेलेंस ऑफ अंडर नॉरिशमेंट. तो ये कुपोषण किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, इसका एक मेजरमेंट है. दूसरा मेजरमेंट है द प्रिवेलेंस ऑफ मॉडरेट एंड सीवियर फूड इनसिक्योरिटी. दूसरा ये मेजरमेंट करता है कि कितनी अनुपात में प्रिवेलेंस है, कितना फैला हुआ है मॉडरेट एंड सीवियर फूड इनसिक्योरिटी. तो इनसिक्योरिटी किस तरीके से अक्रॉस कंट्री और अक्रॉस द वर्ल्ड किस तरीके से फैली हुई है उसका मेजरमेंट ये दूसरी SOFI रिपोर्ट करती है. और दोनों ये मेजरमेंट ग्लोबली एक्सेप्टेड इंडिकेटर्स हैं ऑफ द प्रोग्रेस टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. जो UN मिलेनियम गोल हैं, SDG डेवलपमेंटल गोल हैं, टारगेट 2002.1 टू एंड हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी, उसके लिए ये जो मेजरमेंट है SOFI के POU एंड PMSFI, ये एक तरीके से इंडिकेटर का काम करते हैं कि जिससे ये पता चलता है कि किस तरीके से कंट्रीज अपने मिलेनियम गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG के टारगेट को जो कि टू एंड हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी है उसको लेके कितना उनकी सक्सेस रही है. और हम ये भी देखते हैं कि इसमें जो यूनाइटेड नेशन का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन,
उसके द्वारा जो एक स्केल बनाया गया है, फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल, FIES, also is a gold standard in food security measurement, developed by Food and Agriculture Organization of the United Nations for estimating globally comparable prevalence rates. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि SOFI रिपोर्ट पब्लिश करती है एनुअली। उसके दो की मेजरमेंट होते हैं, POU एंड PMSFI, और ये दो की मेजरमेंट हमारे को जरूरी हैं। उनसे हमें ये पता चलता है कि जो कंट्रीज के जो गोल हैं हंगर और फूड इनसिक्योरिटी को खत्म करने के, उसमें वो कितना सक्सेसफुल रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ मेजरमेंट टूल फॉर इवेल्युएटिंग द सक्सेस ऑफ कंट्री टू एंड हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी। इसके साथ ही हम देखते हैं कि FAO के द्वारा भी एक स्केल है, फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल, FIES, जो कि अगेन बताता है कि ग्लोबली जो किस तरीके से हंगर या फूड इनसिक्योरिटी का प्रिवेलेंस रेट क्या है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन गैलप के साथ में सर्वे कंडक्ट कराता है in more than 140 countries across the world, and India is also included in that survey. But India does not conduct officially its own FIES survey, nor accept estimates based on FAO GWP survey, and allow publication of estimation based on these survey. तो हम देखते हैं कि FAO का एक अपना स्केल है, फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल, FIES। इसके साथ FAO गैलप के साथ में अक्रॉस द वर्ल्ड अराउंड 140 कंट्री में सर्वे करता है, सेम सर्वे जो कि फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल का। ये सर्वे FAO 140 कंट्रीज में करता है। इंडिया में भी वो सर्वे होता है, लेकिन इंडिया डू नॉट एक्सेप्ट द रिजल्ट ऑफ दो सर्वे। इंडिया डज नॉट और नाइदर इंडिया कंडक्ट इट्स ओन FIES सर्वे। तो इंडिया, यहां पर हमको समझने वाली बात यह है कि इंडिया जो FAO का जो सर्वे है FIES, फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल, जो कि FAO गैलप के साथ में इंडिया में कराता है, वो सर्वे को इंडियन गवर्नमेंट नहीं मानती है। उसके रिजल्ट को, उसके एस्टिमेट्स को इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट एक्सेप्ट, नॉर इट अलाउ टू पब्लिश इट। और ये सर्वे 140 कंट्रीज में होता है। इस सर्वे में क्या किया जाता है, बेसिकली फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल के हिसाब से सर्वे किया जाता है, और कई कंट्रियों के अपने FIES सर्वे हैं, नॉट एसोसिएटेड विथ FAO, बट देयर ओन सर्वे बेस्ड ऑन सेम दिस FIES स्केल। तो यहां पर पॉइंट ये है कि इंडिया डज नॉट कंडक्ट ऑफिशियल FIES सर्वे nor accept estimates based on FAO GWP, Food and Agriculture Organization with Gallup survey, and allow publication of estimation based on these survey. और हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से ओवरऑल जो कंजम्पशन सर्वे है वो कंट्रियों में कितना कम होता है और बहुत इनफ्रीक्वेंटली होता है। Now this prevalence of undernourishment, POU, is focused on estimating the proportion of population facing chronic deficiency of calories. Estimate of POU are based on food balance sheet
and National Survey on Consumption. Due to data are not revised regularly, estimation needs to be revised as and when new data is available. तो हम देखते हैं कि POU बेसिकली एस्टिमेट करता है प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन का जो कि क्रोनिक डिफिशियंसी ऑफ कैलोरी फेस कर रहे हैं. सो द पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन विच इज फेसिंग डिफिशियंसी ऑफ कैलोरी, उसका एस्टिमेशन हम POU के थ्रू करते हैं. तो POU का एस्टिमेशन कैसे होता है? इट इज बेस्ड ऑन फूड बैलेंस शीट एंड नेशनल सर्वे ऑन कंजम्पशन. तो जो नेशनल सर्वे होता है कंजम्पशन का और फूड का जो बैलेंस शीट है, कितना फूड डिलीवर हो रहा है मासेस में थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और थ्रू ओपन मार्केट, उसका एक जो एस्टिमेशन है और जो सर्वे किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा लोगों के कंजम्पशन पैटर्न को देखने के लिए, उसके द्वारा हम POU सर्वे करते हैं, जिसमें कि हम ये एस्टिमेट करते हैं कि कितनी पॉपुलेशन का हिस्सा क्रोनिक डिफिशियंसी है कैलोरी की उनमें. लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जो कंजम्पशन रिलेटेड जो सर्वे है, कंजम्पशन सर्वे आर डन इनफ्रीक्वेंटली. तो कंजम्पशन का जो पॉपुलेशन का जो कंजम्पशन का रिलेटेड जो डेटा है, उसका जो सर्वे है वो बहुत कम किया जाता है और इनफ्रीक्वेंटली किया जाता है, रेगुलरली नहीं किया जाता. अनलाइक PMSFI इज डन रेगुलरली एनुअली ऑन एनुअल बेसिस. तो यहां पर हम देखते हैं कि जो हमें, अगर हमें ये पता करना है कि हमारे पॉपुलेशन का कितना हिस्सा डिफिशिएंट है कैलोरी में, तो हमें POU का सर्वे का सहारा लेना पड़ेगा, जो एक की मेजर है फूड इनसिक्योरिटी को मेजर करने के लिए. और वो जो डेटा सर्वे होता है वो बेस्ड ऑन होता है कंजम्पशन सर्वे से और फूड बैलेंस शीट से. तो इसको लेके ऑथर का कहना है कि FAO uses supply wise data on per capita food availability to measure changes in average per capita calorie intake. But in India, there is a large and growing disparity between supply side data and data from the consumption survey. While per capita dietary energy supply in India increased by 3.8% between 2011-13 and 2015-17, but consumption expenditure obtained through leak fell by 3.7% between 2011-12 and 2017-18. नाउ यहाँ पर जो POU से का जो मेजरमेंट है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है. पहला तो हम गवर्नमेंट कितना सप्लाई कर रही है. सपोज फूड ग्रेन, अगर हम देखते हैं कि हमें ये इजीली डाटा अवेलेबल हो जाता है कि गवर्नमेंट ने कितना फूड ग्रेन स्टेट्स को प्रोवाइड किया, कितना फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि इसके डाटा हमें आसानी से मिल जाते हैं. बेसिकली इट इज बिकॉज अगर हमें ये मेजर करना है कि किसी जो क्रॉनिक डिफिशियंसी ऑफ कैलोरी है, तो इसमें हमें दो चीजें देखना है कि इनटेक क्या है, मतलब कितना सप्लाई किया गया लोगों को फूड ग्रेन. तो ये सप्लाई वाइज डाटा हमको अवेलेबल रहता है पर कैपिटा. लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि कंजम्पशन सर्वे भी हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो सप्लाई किया गया फूड ग्रेन उसका कंजम्पशन हुआ कि नहीं हुआ और उसके बीच में क्या इशू इन्वॉल्व थे, ये हमें कंजम्पशन सर्वे से पता चलेगा, जो कि जिसके बारे में डेटा उतना आसानी से अवेलेबल नहीं है और ये इनफ्रीक्वेंटली ये सर्वे किया जाता है. तो हम देखते हैं कि जो सप्लाई साइड में के थ्रू अगर हम इसको
क्रॉनिक डिफिशियंसी ऑफ कैलोरी को समझने का प्रयास करें तो ये हमें इनकम्प्लीट पिक्चर देगा। हमें कंजम्पशन साइड से भी चीजों को देखना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली कंजम्पशन सर्वे ही हमें ये बताएगा कि क्रॉनिक डिफिशियंसी जो कैलोरी की है उसका रीजन क्या है। तो अगर हम सप्लाई साइड से देखें तो हम सर्वे कहता है कि while per capita dietary energy supply in India increased by 3.8% between 2011-13 and 2015-17। तो सप्लाई तो बढ़ रही है और हमने देखा कि जो डाइटरी एनर्जी है वो 3.8% बढ़ गया ड्यूरिंग दिस पीरियड। लेकिन लोगों की जो कंज्यूम करने में जो एक्सपेंडिचर है, जो कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर है, वो 3.7% घट गई ड्यूरिंग दिस पीरियड 11-12 एंड 17-18। सो पॉइंट इज हियर कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है सप्लाई साइड में, देयर इज ए नो इशू, बट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लोगों के कम हो गए और ये पॉइंट का रिलेशन है डिफिशियंसी ऑफ कैलोरी से। सो अगर हम देखें, नॉट only do the survey side data shows a much higher level of per capita availability of food than the amount of food that is captured to have been consumed in the survey. Even the direction of change between the two does not seems to be consistent. So while per capita dietary energy supply in India increased by 3.8% between 2011-13 and 2015-17, the consumption survey data that become available through a media leak showed that the average consumption expenditure covering food and other expense fell by 3.7% between 2011-12 and 2017-18. On the whole, withholding of consumption survey data by the government has meant that SOFI continue to use outdated data for variability of food intake, making POU estimate for India untenable. तो यहाँ पर ऑथर का कहना ये है कि सप्लाई साइड में we did well, इंडिया इंक्रीज्ड दैट एनर्जी, डाइटरी एनर्जी जो सप्लाई है वो हमने 3.8% बढ़ा दी, लेकिन जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो 3.7% डिक्रीज हो गया। और इस तरीके से जो केवल हम सप्लाई डेटा को लेके पीओयू को एस्टिमेट सही तरीके से नहीं कर सकते। Now there is another matrix, another measurement, PMSFI, prevalence of moderate and severe food insecurity. It is based on annual survey that collect information on experience of food insecurity such as food shortage, skipping meal, changing diet diversity because of lack of resource, and PMSFI use FIES data. तो दूसरा जो मेजरमेंट है वो है PMSFI और ये बताता है कि आप किस तरीके से फूड को लेके आपके एक्सपीरियंसेस क्या है। मतलब कोई व्यक्ति फूड का शॉर्टेज फील करता है, उसकी वजह से वो खाना स्किप कर देता है या उसके डाइट का पैटर्न चेंज हो जाता है, डाइट की डाइवर्सिटी चेंज हो जाती है और उस सब के रीजन में लैक ऑफ रिसोर्सेस रहता है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए PMSFI जो FAO के द्वारा FIES जो स्केल बनाया गया है उसका डेटा भी यूज करता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रिवेलेंस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इंक्रीज्ड बाय 3.8% पॉइंट इन इंडिया बिटवीन 2014 एंड 2019,
while 27.8% of India's population suffered from moderate or severe food insecurity in 2014-16, the proportion rose to 31.6% in 2017-18. सो हम देखते हैं कि किस तरीके से जो फूड इनसिक्योरिटी है वो राइज की है. सो दीज एस्टिमेट्स कैन बी डिराइव्ड, लेकिन ये इंफॉर्मेशन एक्चुअल में इनडायरेक्ट वे में ली गई है, क्योंकि ये जो डेटा SOFI के डेटा इंडिया में मतलब जो बेस्ड ऑन FIES जो मेजरमेंट है वो इंडिया में कंडक्ट कराए नहीं जाते हैं. मतलब उसमें इंडिया में कंडक्ट होते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट की इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है और उसे पब्लिश करने नहीं देती है. तो ऑथर ने ये कैलकुलेशन इनडायरेक्ट वे में किया गया है. सो however, interestingly, these estimates can be derived for India from the information provided in the report. The report provides 3-year average estimate of the number of food insecure people for South Asia as a whole and for South Asia excluding India. By taking a difference between the two, one can derive the estimate for India. These estimates shows that while 27.8% of India's population suffered from moderate or severe food insecurity in 2014-16, the proportion rose to 31.6% in 2017-19. The number of food insecure people grew from 42.65 crore in 2014-16 to 48.86 crore in 2017-19. India accounted for 22% of the global burden of food insecurity, the highest for any country in 2017-19. It is also noteworthy that while the PMSFI increased in India by 3.7% point during this period, it fell by 0.5% point in the rest of South Asia. तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से PMSFI जो है वो इंडिया में इंक्रीज हो गया 3.7% से, बट अदर देन इंडिया जो साउथ एशियन कंट्री हैं उनमें ये 0.5% से डिक्रीज हो गया. तो इन सारे जो ये फूड इनसिक्योरिटी है उसके पीछे रीजन ऑथर का क्या बताता है. ऑथर कहता है कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, डीपेनिंग अग्रेरियन क्राइसिस, falling investment, shrinking employment opportunities, COVID-19 pandemic, lockdown, demonetization, all these things are contributing of growing food insecurity in India. So this concludes the analysis of second article. I hope these analysis will prove helpful to you to improve your understanding. Thank you.